नमस्कार दोस्तों, क्लॉकमी के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे, अब से पहले अपन ने सेक्शन 43 तक कर रखे हैं। और दूसरी चीज़, थोड़ा लिखने में क्या हो रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो जो लिखने वाला टाइम है वो पहले लिखकर वीडियो में जो टाइम है वो आपको ज़्यादा समय और ज़्यादा नेट और आपका ज़्यादा रिवीजन करते वक्त भी आपको वो एग्ज़ाम से पहले बहुत सहूलियत रहेगी। इसलिए समय की बचत करने के लिए ये किया है, ठीक है। और कुछ स्टूडेंटों ने अभी पिछले वीडियो में कहा भी था कि आप जो लिखा हुआ है उसी से पढ़ाएं। तो अपन सेक्शन 44 देख रहे हैं। सेक्शन 44 किससे संबंधित है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष के निर्वाचन की विधि मान्यता का निश्चय। मतलब जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है उसका जो निर्वाचन हुआ है वो क्या वैलिड है, कानूनी रूप से सही है। इस तरह का अगर कोई प्रश्न होगा तो उस पर निर्वाचन याचिका कहाँ दायर की जा सकती है या फिर उसका निश्चय किस तरह से होगा, वो सब अपन इस धारा में पढ़ेंगे। विधि मान्यता मतलब कानूनी रूप से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन सही है या नहीं, इसका निश्चय अवधारण किस तरह से होगा वो अपन इस धारा में पढ़ेंगे। आप मीनिंग याद करो। अवधारण का मतलब क्या होता है? निश्चय। पेपर में आपको देखने को मिल सकता है, जगह जगह काम आ रहा है, ठीक है। उपधारा 1 देखते हैं, निर्वाचन याचिका। अगर इस तरह का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कोई प्रश्न, निर्वाचन संबंधित प्रश्न खड़ा होता है तो वो केवल निर्वाचन याचिका द्वारा किसको दिया जा सकता है? जिला न्यायाधीश को। किसको दिया जा सकता है? जिला न्यायाधीश को। तो दोस्तों, जिला न्यायाधीश को निर्वाचन याचिका द्वारा ही, इसके सिवाय नहीं। इसमें प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 44 के अनुसार आप बताओ कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की विधि निर्वाचन संबंधी विधि मान्यता संबंधित प्रश्न पर कैसे प्रश्नगत किया जा सकता है। ऑप्शन में निर्वाचन याचिका आ जाएगा और 3-4 तरह की याचिकाएं आ जाएंगी, जनहित याचिका आ जाएगी इस तरह की, या फिर लिखित नोटिस द्वारा आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। आपको क्या करना होगा? निर्वाचन याचिका द्वारा। दूसरा, न्यायाधीश भी ऑप्शन में देके पूछ सकता है। जिला न्यायाधीश को, उस क्षेत्र की नगरपालिका क्षेत्र के न्यायाधीश को, उच्च न्यायालय को, तो उसमें आपको जिला न्यायाधीश करना है। इसमें अपवाद भी है, जिला न्यायाधीश को ही दिया जाता है, ये बात सही है। लेकिन सपोज करो अगर जिला न्यायाधीश व्यस्त हो, कहीं पर उसके पास समय की कमी हो और मामला बिल्कुल छोटा हो, तो वो लेखबद्ध कारणों सहित अधीनस्थ न्यायाधीश को अधिकृत कर सकता है। इस काम के लिए, इस काम के लिए नॉमिनेट कर सकता है। जिला न्यायाधीश अधीनस्थ न्यायाधीश को नॉमिनेट कर सकता है, अधिकृत कर सकता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें ये प्रश्न आएगा, किसको कर सकता है? अधीनस्थ न्यायाधीश को। कौन कर सकता है? जिला न्यायाधीश, ठीक है। ये इसके बाद इसमें जज की परिभाषा है। जज की परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है, किसको कहेंगे? धारा 44 के अनुसार जज किसे कहेंगे? जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जिसने निर्वाचन याचिका पर सुनवाई करी है वो उस संबंध में क्या कहलाएगा? जज कहलाएगा, न्यायाधीश कहलाएगा, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अब देखते हैं धारा उपधारा 2, हारा हुआ या नामांकन खारिज। कोई उम्मीदवार हार गया, नामांकन खारिज हो गया, वो उम्मीदवार 1000 रुपये जमा करके, उसका जमा करके, निक्षेप करके, निश्चित रीति से, जो विधि उसमें लिखी हुई है उस निश्चित रीति से, निश्चित रीति क्या होगी कि वो अपना एक लिखित का वो होगा, फिर उसको नोटरी से करवाएगा, या फिर इस तरह से कोई और जो सूचनाएं, जो कानून है, वो सारे नियम लिखे होंगे, उनको फॉलो करते हुए निर्वाचन याचिका द्वारा ही क्या करेगा? इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन को प्रश्नगत करने के लिए
याचिका दायर कर सकता है। अब इसमें प्रश्न क्या आएगा कि वो हारा हुआ या नामांकन खारिज उम्मीदवार कितने रुपए के निक्षेप के साथ में वो निर्वाचन याचिका दायर कर सकता है। तो ऑप्शन में आपको अलग अलग दे दे, 1000, 2000, 3000, 4000, तो आपको ऑप्शन में करना है 1000, ठीक है। या फिर कथन कारण में भी आपको दे सकता है कि 1000 रुपये निश्चित रीति से निर्वाचन याचिका दायर कर सकता है। कथन सत्य है या नहीं है, 2-3 और भी होंगे तो आपको सत्य कर देना है। सुनवाई निश्चित रीति से होगी, इसकी सुनवाई निश्चित रीति से होगी, इसकी जो प्रक्रिया है। और अपन ने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था कि अक्सरतः क्या सिविल प्रक्रिया संहिता का फॉलो किया जा रहा है, और सिविल जो अपील है, सिविल जो कोर्ट के जो निर्णय हैं उन पर जो सुनवाई करवाई जाती है, सिविल जो केस होते हैं उन पर जो सुनवाई की प्रोसेस है वही प्रोसेस यहाँ भी लागू होती है, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या देखा, धारा 44 अध्यक्ष उपाध्यक्ष निर्वाचन की विधि मान्यता इस सेक्शन में देखेंगे। सबसे पहली बात, अवधारण का मीनिंग देख लिया अपन ने। निर्वाचन याचिका किसके द्वारा, केवल निर्वाचन याचिका द्वारा। किसको, न्यायाधीश, जिला न्यायाधीश को। जिला न्यायाधीश चाहे तो लेखबद्ध कारणों से अधीनस्थ न्यायाधीश को नॉमिनेट कर सकता है इस काम के लिए। फिर स्पष्टीकरण, जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जिसने सुनवाई की है, जिला न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जिसने सुनवाई करी है वो क्या कहलाएगा, जज कहलाएगा। हारे हुए या नामांकन खारिज, 1000 जमा निश्चित रीति से निर्वाचन याचिका के द्वारा इसके निर्वाचन को प्रश्नगत कर सकता है हारा हुआ उम्मीदवार, ठीक है। और सुनवाई इसकी निश्चित रीति से होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है चौथा है इसका, याचिका अगर जो याचिका दायर करी गई है वो मान लो सारहीन हो जाती है, मतलब जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी याचिका आई है उसका कोई सार नहीं निकलता है, वो खारिज हो जाती है और वो काम की नहीं रह जाती है। तो ऐसे में फिर क्या होगा, तो जो याचिका है उसको तो रख देंगे ठंडे बस्ते में, और जो 1000 रुपये की निक्षेप था, जमा था, उसको राज्य सरकार के पास जमा कर दिया जाएगा, उसको फोरफिट कर लिया जाएगा। फोरफिट शब्द है ये, निक्षेप जमा मतलब फोरफिट है। फोरफिट का मतलब ये होता है जब कोई सरकारी किसी के एवज में सिक्योरिटी ली जाती है, जैसे मान लो 10,000 का कोई सिक्योरिटी ले लिया, सरकारी कोई कार्य करना है, उससे पहले वो 10,000 का सिक्योरिटी लेते हैं ताकि आगे जाकर उसका निपटान कर दिया जाए। अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि वो छोड़ के भाग जाए या कोई नुकसान हो जाए तो उस 10,000 को फोरफिट कर लेते हैं, फिर वो 10,000 रुपये काम नहीं आ सकता। ऐसे ही यहाँ पर 1000 रुपये एक बार राज्य सरकार के उसमें फोरफिट हो गया तो फिर वो वापस रिवर्ट नहीं हो सकता। तो ये फोरफिट शब्द यूज किया गया है, इसको ध्यान दें, जमा के लिए फोरफिट शब्द यूज किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं सेक्शन 45। सेक्शन 45 क्या है, मुख्य नगरपालिका नगरपालिक कृत्य, कोर म्यूनिसिपैलिटी फंक्शंस। इसका मतलब क्या है, नगरपालिका के मुख्य कार्य, नगरपालिका के मुख्य कार्य क्या होंगे। सोचो, नगरपालिका तीनों जगह होती है, नगरपालिका बोर्ड, नगर परिषद और नगर निगम, तीनों हो गया। अब जो तीनों हैं, तीनों तरह की नगरपालिकाएं हैं, तो उस शहर के विकास के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पर स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था हो, रोड साफ हो, कहीं पर पानी नहीं भरता हो, कहीं पर बीमारी फैलाने वाले मच्छर पैदा नहीं हो, कहीं पर कोई जानवर मृत नहीं पड़ा हो, उसको उठाकर ऐसी जगह हो जहाँ पर उसको डाला जाए, इस तरह का हो। कोई भवन है वो गिरने की स्थिति में है तो उसको हटाया जाए। ऐसे जितने कार्य हैं ना, वो सारे कार्य इस 45 में आ जाएंगे, मुख्य कृत्य में आ जाएंगे।
उनमें कुछ कुछ मैंने आपको यहाँ लिखे हैं, नहीं भी लिखेंगे तो आप अक्सरता आप जानते हैं, और ऑप्शन में ये आएंगे तो आप कर देंगे, ठीक है। स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधित है, तो स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी हैं, नालियों की सफाई करना, भवनों की सफाई करना, उनका मेंटेनेंस रखना, उसमें कोई हानिकारक जानवर पैदा नहीं हो जाए, उस तरह से सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। हानिकारक घृणोत्पादक पदार्थ है, कहीं भी कोई कचरा है, कोई गंदगी है, सारा साफ करवाना नगर पालिका का कार्य होता है। अब इससे संबंधित सारे आ गए, वो अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। रोशनी की व्यवस्था करना, कहाँ कहाँ रोशनी की व्यवस्था करनी है, तो वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है। और मार्गों पर करनी है, भवनों पर करनी है, कहीं कोई ऐसा मनोरंजन जैसा गार्डन जैसा बना रखा है वहाँ पर करना है, जितने भी जगह है ना वहाँ पर ज़रूरत है वहाँ रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। आग बुझाने की व्यवस्था करें और संपत्ति की रक्षा करें कि कहीं संपत्ति खराब नहीं हो जाए। आग बुझाने की नहीं, वो संपत्ति बची भी रहनी चाहिए। आग बुझाने तो बाद की प्रक्रिया है, उससे पहले की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। खतरनाक भवन हटाना, मृत शरीर है, कोई व्यक्ति पागल व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए उसके दाह संस्कार की प्रोसेस होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो मुख्य मुख्य करनी चाहिए, जैसे जन्म मृत्यु का पंजीकरण होना चाहिए, शौचालयों का निर्माण होना चाहिए, सार्वजनिक शौचालय नगर पालिका द्वारा बनाए जाने चाहिए, मार्गों का नामांकन किया जाए, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। मार्गों का नामांकन करने का दायित्व नगर पालिका का है। कोई भी मार्ग होगा या तो उसका मार्ग का सीरियल नंबर दे देंगे, या फिर मुख्य मार्ग, वार्ड नंबर 3 का मुख्य मार्ग, इस तरह से उस मार्ग को डिनोट करने का काम नगर पालिका का है। कुत्तों से और बंदरों से, इन सब का जो है ना, कांजी हाउस की व्यवस्था हो, मनोरंजन और सौंदर्यकरण की सारी व्यवस्था हो, तो ये सारी व्यवस्थाएं किस में आएंगी? मुख्य नगरपालिक कृत्य में, ठीक है। और ये क्या है, ये पढ़ रहे हैं अपन इसकी उपधारा 1, उपधारा 1 है ये। अब उपधारा 2 देखते हैं। तो इसकी उपधारा जो दो है, इसमें दोस्तों नगर पालिका प्रबंधकीय कारण, तकनीकी कारण, वित्तीय कारण, संगठनात्मक क्षमता कारण और वर्तमान दशाओं को देखते हुए किसी कार्य को करने से मना कर सकती है। राज्य सरकार उसको कुछ कार्य स्थगित कर सकती है, अपने इसमें एक्ट में निश्चित कर रखे हैं कि वो सफाई भी करेगा, वो भी करेगा। लेकिन सपोज करो कोरोना जैसी व्यवस्था हो गई, कोरोना जैसी दशाएं हो गई, अब इसमें क्या कर सकता है, नगर पालिका कार्य करने से मना कर देता है कि अपन एक काम करते हैं, कुछ दिन के लिए यहाँ पर सफाई, क्योंकि आदमी नहीं आ रहे तो यहाँ पर सफाई वीक में एक बार करवा लेते हैं ताकि आगे थोड़ा सही रहे। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, तो ये तो उपधारा 2 में है, लेकिन राज्य सरकार को लगे कि जो क्षेत्र वीक में एक बार सफाई के लिए किया जा रहा है उसी की वजह से कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, इसलिए राज्य सरकार उसको कह सकती है कि आप यहाँ पर सफाई डेली करवाओ। ऐसी स्थिति हो सकती है। उपधारा 4 है, इसमें अवसंरचना, उसका निर्माण। अवसंरचना क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कोई पुल बनाना है, कोई भवन का निर्माण करना है, कोई मार्ग का निर्माण करना है, या कोई इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, तो उसका निर्माण और फिर उसका रख रखाव। क्योंकि नगर पालिका के पास इतना कार्य तो है नहीं, इतनी मैन पावर है नहीं, इतने लोग नहीं है कि वो सब कुछ नगर पालिका ही कर ले। तो वो किससे करवाएगा? किसी ठेकेदार से करवाएगा, और वो ठेकेदार ऐसे ही किसी को नहीं लेंगे, वो कोई अभिकरण होना चाहिए, रजिस्टर्ड एजेंसी होनी चाहिए, उसी से वो क्या करेंगे, करार करेंगे, एग्रीमेंट द्वारा उनसे कार्य ये करवा सकते हैं। तो अपन ने उपधारा 3 देखी, 2 और 3, इसमें स्थगन था, उनकी क्षमता नहीं है तो उन्होंने स्थगन कर दिया कार्यों का। राज्य सरकार उसको पुनः स्थगित किए हुए कार्य को दोबारा निर्देश दे दिया, और फिर अवसंरचना निर्माण के लिए रखरखाव का करार कर सकती है नगर पालिका, किससे? एजेंसी से। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं धारा 46। इसमें सेक्शन 46 है दोस्तों, अन्य नागरिक कार्य। मुख्य कार्य तो अपन ने देख ही लिए,
अब अपन इसके अन्य नागरिक कार्य देखेंगे तो अदर म्युनिसिपल फंक्शंस ये होगा कि जो मुख्य कार्य हैं उनके अच्छे से निष्पादन करने के बाद में, उनको कर देने के बाद में नगर पालिका के कुछ और कार्य भी होंगे कि वो नगर पालिका के विशेष क्षेत्र के लिए क्या करे, उनके लोगों के लिए मानसिक स्वास्थ्य की, या फिर अभी अपन आगे और देखेंगे पर्यावरण संरक्षण संबंधी, लोक कल्याण संबंधित और कार्य भी करे, है ना। वो कार्य होंगे पर्यावरण संरक्षण। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए नगर पालिका क्या करे, पेड़ लगाए काफ़ी सारे, जो जंगल हैं उनको बचाए रखे, उनकी सुरक्षा करे, कोई प्राकृतिक ऐसी चीज़ है, झरना है, कोई और वस्तु है उसका संरक्षण करे। इसके अलावा पर्यावरण से संबंधित जितने कार्य हैं उसके लिए पैसा खर्च करे, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए, जिससे संबंधित होंगे उन सब कार्यों को करे। इसकी लिस्ट मैंने, कार्यों की लिस्ट मैंने उसमें दे रखी है आपके हैंड रिटन नोट्स में, और क्वेश्चंस में भी दे रखी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी दे रखी है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता हेतु, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता हेतु क्या करें, लोक स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए योगा क्लासेज ऑर्गेनाइज करवाए, या फिर उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रवचनों की व्यवस्था करें, ताकि वो प्रवचनों के माध्यम से अपना संतुलन, दिमागी संतुलन बनाए रख सके। उस नगर पालिका क्षेत्र के लोग स्वच्छता हेतु उनको जागृत करें। नगर पालिका के लोग एक विशेष आयोजन करे जाएं, जिससे वो स्वच्छता संबंधित जागरूकता वहाँ पर सभी जगह फैलाई जाए और लोग अपने स्तर पर और बाहरी दोनों जगह पर स्वच्छता मेंटेन हो सके। नगर पालिका के मुख्य कार्यों में वो स्वच्छता तो वहाँ बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, खुद के द्वारा भी स्वच्छता बनाई रखी जा रही है। शिक्षा और संस्कृति की बात करें दोस्तों, तो शिक्षा का प्रसार करें, प्रौढ़ शिक्षा, बुजुर्गों की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, और इसके अलावा आपके महिलाओं की शिक्षा, इन सब की शिक्षा की व्यवस्था करें। और संस्कृति की जो प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, हमारे कोई मेलों का आयोजन करना है या फिर कुछ धार्मिक अनुष्ठानों को करना है, तो वो सब चीज़ें, प्रदर्शनियाँ करना है, तो उन सब को सुचारू रूप से संचालित नगरपालिका करवाए। नगरपालिका में कई बार बहुत बड़े मेले भी लगते हैं, उन मेलों के लिए बड़ा आयोजन भी करवाती है नगरपालिका, पैसा भी देती है उसके लिए। लोक कल्याण के क्षेत्र में आश्रयों की व्यवस्था, लोक कल्याण के क्षेत्र में कार्य करे। कोई जिसके पास घर नहीं है उनके लिए घर की व्यवस्था करे, बाढ़ आ गई अब सभी के घर चले गए, उनके घर की व्यवस्था करे। कुछ लोग बिल्कुल ही गरीबी से बिल्कुल स्तर के नीचे स्तर के होते हैं, उनके बच्चों को स्कूल में भेजे। कुछ लोगों के पास सर्दियों में कपड़े नहीं होते हैं, नगर पालिका क्षेत्र विशेष में उनको कपड़े दे। तो इस तरह से कई बार कुछ लोगों के साथ में इस तरह की व्यवस्था दिक्कत हो जाती है कि उनके पास इलाज करवाने के लिए कुछ पैसा नहीं है, तो वो पैसे की व्यवस्था करे। तो लोक कल्याण के कार्यों की व्यवस्था नगर पालिका करेगी। अब आप देख सकते हैं किस तरह की पावर्स आपके पास आने वाली हैं, तो बहुत अच्छी बात है। सामुदायिक संबंधों के क्षेत्र में विशिष्ट व्यक्तियों का सम्मान। समुदाय के संबंध में मतलब ये है कि कुछ व्यक्ति अच्छा योगदान उस क्षेत्र में दे रहे हैं, नगर पालिका को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग है, या फिर उनका अपने ही क्षेत्र में, जैसे मान लो कोई बड़ा कवि है तो उस नगर पालिका क्षेत्र विशेष का है, तो उसका फर्ज बनता है कि उसको सम्मानित करे और उसको और मोटिवेट करके आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करे। इस तरह का कार्य नगर पालिका का होगा। अब इस तरह की शक्तियां हैं, इसका मतलब ये है कि वो अपने आप में एक सरकार है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, तो इस तरह की शक्तियां इनको प्राप्त हैं। फिर सेक्शन 47 देखेंगे, सरकार द्वारा सौंपे गए कार्य। सरकार क्या कर सकती है, नगर पालिका को कुछ विशेष कार्य दे सकती है, कुछ विशेष समय में दे सकती है, तो वो सारे कार्य नगर पालिका को करने पड़ेंगे जो राज्य सरकार नगर पालिका के हित में समझती है और उनको देती है, तो वो विशेष आदेश देगी या साधारण आदेश देगी, उसको नगर पालिका को मानना पड़ेगा। सेक्शन 48 के देखें, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य। तो अध्यक्ष का कार्य क्या होगा, अध्यक्ष वहाँ पर एक पूरा नगर पालिका को नियंत्रित करने का कार्य अध्यक्ष का ही रहता है। वो नियमित बैठकें आयोजित करवाए वहाँ पर, कि नियमित रूप से बैठकें हों और
बैठकों की अध्यक्षता और नियंत्रण भी रखे उन पर। बैठकों में जितनी भी बैठकें हो रही हैं उन पर अध्यक्षता करें और उनके संचालन में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नियंत्रण हो, ताकि सब लोग अपने अपने पक्ष रख पाएं और डिसीजंस, निर्णय किए जा सकें। वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन पर निगरानी। वित्तीय और कार्यपालक प्रशासन ईओ पर निगरानी रखने का कार्य भी चेयरपर्सन का होता है। अब कार्यपालक प्रशासन की बात है ये, ना कि अधिकारी की। मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पर ध्यान रखने का ईओ का भी काम होता है और इसका भी काम होता है, चेयरमैन का भी। लेकिन चेयरमैन को बेचारे को क्या ध्यान रखेगा, उसको रूल्स रेगुलेशंस की कुछ पता ही नहीं होती, उसको केवल राजनीति से मालूम होता है। इसलिए इन सब शक्तियों का प्रयोग आप ही करने वाले हो इन फ्यूचर, ये भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। शक्तियों व कर्तव्यों का प्रयोग, सारी शक्तियां जो राज्य सरकार, नगर पालिका उसको देती है तो उसको वो प्रयोग करेगा। कोई फंड निकालना है, कोई फंड कहाँ लगाना है, ये सारी शक्तियाँ, बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं। चेयरमैन चाहे वहाँ रोड बना देता है, चेयरमैन चाहे जहाँ भवन बना देता है। और नगर पालिका के पास अच्छी बात यह है कि फंड भी बहुत अच्छी मात्रा में आता है। 100 करोड़, 50 करोड़, 150 करोड़, इस तरह से फंड आता है। तो वो अच्छे तरीके से अपने विकास को अंजाम दे पाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि वो वहाँ पर करप्शन करेंगे, और आपको करना भी नहीं चाहिए। हमारी जिम्मेवारी, नैतिक विनती है कि हम उनको अच्छे तरीके से कार्यों को करें और वो शहरी क्षेत्र का विकास हो सके। कार्यपालक कृत्यों का पालन, कार्यपालक कृत्य जितने होते हैं उसको एग्जीक्यूशन से संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाए गए या फिर केंद्र सरकार द्वारा दिए गए जितने भी उस नगर पालिका क्षेत्र में जितने भी प्रशासन संबंधित या फिर कोई स्कीम लगाई जा रही है तो उसके कार्यपालन में उसका एग्जीक्यूशन उनको सही तरीके से चलें, वो उसके लिए कार्य करना। नगर पालिका समितियों का संकल्प, नगर पालिका या समितियां दोनों का कोई संकल्प ऐसा है वो नगर पालिका के विरुद्ध है, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष के पास पावर है कि वो उसको हेल्ड करके कहाँ भेज देगा, राज्य सरकार के पास। तो राज्य सरकार से निश्चय करवा सकता है कि ये नगर पालिका के विरुद्ध में है या सही है। फिर उपाध्यक्ष के कार्य, उपाध्यक्ष क्या करेगा जब अध्यक्ष काम नहीं करेगा, उसकी जगह उपाध्यक्ष काम करेगा। सीधी सी बात है कि बैठकों में अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष के अवकाश के दौरान शक्तियों व कर्तव्यों का पालन करेगा। अध्यक्ष जब छुट्टी पे रहेगा तो वो सारी शक्तियों का प्रयोग उपाध्यक्ष करेगा। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर है और इसको हाथ से लिखने की वजह से ये 1.5 घंटे का चैप्टर मात्र आपके 20-25 मिनट में हो गया होगा। कितना टाइम हो गया, 22 मिनट में हो गया, है ना। तो हम ज़्यादा लंबा करने के बजाय अपन छोटे छोटे करेंगे तो अपन रिवाइज भी उसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।